नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 9th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब आपको आप किसी भी जो भी आपका ट्राइंगल है उसके आपको वर्टेक्स दिए गए हों। फिर उसके पश्चात हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस क्या होता है, साथ के साथ सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, और भी कई सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब का अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। लेकिन लेक्चर की स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले एक नोट के द्वारा, ठीक भाई, या फिर एक छोटे से टॉपिक के द्वारा कि आपको 4 पॉइंट दिए गए, ठीक भाई, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं A, B, C और D, जो कि क्या है, जो कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। कहने का मतलब है कि आपको 4 शीर्ष दिए गए हैं A, B, C और D, और ये चारों के चारों शीर्ष क्या है, ये चारों के चारों शीर्ष क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD के क्या है, शीर्ष है, ठीक है भाई। अब समांतर चतुर्भुज ABCD के ये शीर्ष हैं, तो आप क्या कह सकते, तो आप ये कह सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, आपके समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो इन दोनों विकर्णों के का प्रतिच्छेदन जो बिंदु होगा, कहने का मतलब है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसको आप किसकी सहायता से फाइंड आउट करोगे, उसको आप फाइंड आउट करोगे निम्न फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है भाई। उसको आप किसके द्वारा फाइंड आउट करोगे, उसको फाइंड आउट करोगे आप निम्न फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है भाई। कहने का मतलब है आपको 4 शीर्ष दिए गए हैं या फिर आपको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से, और उन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिल रही है, 4 पॉइंट मिल रहे हैं। वो 4 पॉइंट क्या है, वो चारों के चारों पॉइंट समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। वो चारों पॉइंट क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं तो इनके विकर्णों का मध्य बिंदु या फिर इनके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे क्या, Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 बराबर Z2 प्लस Z4/2, ठीक है भाई। कहने का मतलब है कि इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है P, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है P, उस बिंदु पे के निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे Z1 प्लस Z3/2, Z2 प्लस Z4/2 होगा, ठीक है भाई। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई बराबर होगी, साथ के साथ समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होंगे। जब विकर्णों की लंबाई बराबर है, साथ के साथ आपके आमने सामने कोण बराबर है, तो इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो क्या होगा, विकर्णों का, दोनों विकर्णों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो क्या होगा, इनका मध्य बिंदु ही होगा। और इस मध्य बिंदु का निर्देशांक किसके द्वारा फाइंड आउट करोगे, ये जो मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु क्या होगा, ये मध्य, इनका प्रतिच्छेदन मध्य बिंदु, मतलब इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या होगा, इन विकर्णों का मध्य बिंदु। कहने का मतलब है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का मध्य बिंदु ही क्या कह रहा है, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु। और विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है, विकर्ण का मध्य बिंदु जो है, जो मध्य बिंदु है वो, उसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि एक रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, उस रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे फाइंड आउट करोगे, आप फर्स्ट पॉइंट के निर्देशांक लीजिए, सेकंड पॉइंट के निर्देशांक लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, तो किसका भाग दे दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, तो किसके निर्देशांक निकल जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। तो देखिए आप इस विकर्ण की बात करते हैं तो इस विकर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा, इस विकर्ण का मध्य बिंदु होगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को जो जोड़ो, Z2 और Z4 को जोड़ो, किसका भाग, 2 का भाग, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, Z2 प्लस Z4/2। इसी प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, सॉरी, इस जो विकर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा, इस विकर्ण का मध्य बिंदु होगा इन बिंदुओं का मध्य बिंदु, तो इन बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या होगा, Z1 प्लस Z3/2। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए गए हैं तो इन समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, इनके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु इनका विकर्ण का मध्य बिंदु ही कहलाता है, जिसका निर्देशांक कितना होता है, जिसका निर्देशांक होते हैं Z1 प्लस Z3/2 या Z2 प्लस Z4/2 होता है, ठीक है। तो देखिए नोट लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो देखो माना
माना A ऑफ Z1, B ऑफ Z2, C ऑफ Z3 व D ऑफ Z4 व D ऑफ Z4 समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। ठीक है भाई, चारों के चारों क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। तब समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु इनका समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु इनका इनके विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। ठीक भाई, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, इनके विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। ठीक भाई, इनके विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। ठीक भाई, इनके विकर्णों का मध्य बिंदु होता है, जिसके निर्देशांक निम्न होते हैं, ठीक है भाई, जिसके निर्देशांक निम्न होते हैं, दैट इज P ऑफ Z बराबर Z1 प्लस, या फिर आप देखो दैट इज Z बराबर Z1 प्लस Z3 बाई 2 बराबर Z2 प्लस Z4 बाई 2। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, इनके विकर्णों का मध्य बिंदु या विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। तो आप इस चित्र को बना लेना और साथ साथ ये थ्योरी लिख लेना। ठीक है, अब उसके पश्चात आता है नेक्स्ट आपका नोट, मान लो नेक्स्ट भी आपका क्या है, नोट है। वो देखिए, यदि D ऑफ Z1 E ऑफ Z2 व F ऑफ Z3 व F ऑफ Z3 भुजा BC और भुजा CA का मध्य बिंदु है। ठीक भाई, ये बिंदु क्या है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष निम्न होंगे। ठीक भाई, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष निम्न होंगे। कहने का मतलब है, आपको एक त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज की भुजा, जो प्रत्येक भुजा है, उस प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक भाई, मतलब आपको ये ट्राइंगल दे दिया और ये ट्राइंगल हो गया आपका ABC। ठीक भाई, और इस ट्राइंगल का जो भुजा है, मतलब इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए। तो AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है, D ऑफ Z1। BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, E ऑफ Z2 और AC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, F ऑफ Z3। कहने का मतलब है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो इस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्या होगा, तो इस त्रिभुजों के शीर्ष निम्न होंगे, जहां पे A का मान होगा Z1 प्लस Z3 माइनस 2। ठीक भाई, कहने का मतलब है शीर्ष A के निर्देशांक क्या होंगे, Z1 प्लस Z3 माइनस Z2। इसी प्रकार B का मान क्या होगा, B का मान होगा Z1 प्लस Z2 माइनस Z3, और इसी प्रकार C का मान होगा क्या, Z2 प्लस Z3 माइनस Z1। ठीक है भाई, तो ये इस त्रिभुज ABC के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। इनके शीर्षों का मान आप इसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक और नोट हो गया।
अब उसके पश्चात नेक्स्ट आपका टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक भाई, नेक्स्ट आपका टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वो देखिए, ये तो आप नोट मान लो चाहे कुछ भी मान लीजिए, ये आपके लिए छोटे छोटे नोट्स हैं या टॉपिक क्या नाम से आपके छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो अब उसके पश्चात नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक भाई, नेक्स्ट आपका टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है भाई, या एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो भाई, आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 3 वर्टेक्स की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ 3 साइड्स की आवश्यकता पड़ेगी जो कि उन तीनों वर्टेक्स से मिलकर बनी हो। ठीक भाई, कहने का मतलब 3 वर्टेक्स आपने कौन से मान ली, ए बी और सी। अगर ये तीनों वर्टेक्स है, तीनों शीर्ष हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, इनके साथ संगत या इनके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक भाई, तो इन तीनों शीर्षों के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो आप मान लीजिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, Z1, Z2 और Z3। ठीक भाई, वो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं, Z1, Z2 और Z3। तो इन तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इन तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, मॉडुलस ऑफ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, डेल्टा बराबर मॉडुलस ऑफ 1/4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार 1। ठीक है भाई, कहने का मतलब है इस त्रिभुज का जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकालना है आपको क्षेत्रफल, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट का मान फाइंड आउट करना है, इसको मल्टीप्लाई 1/4 से करना है और फिर जो आएगा मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। जो मॉडुलस आएगा वो क्या होगा, इन तीनों वर्टेक्स या तीनों पॉइंट से मिलकर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आपको जो भी एरिया मिलेगा या तो वो 0 मिलेगा, 0 से अधिक मिलेगा। इससे प्रकार आप जानते हैं कि मॉडुलस, जब मॉडुलस की वैल्यू ही नेगेटिव नहीं होती तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना कि जब भी आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए तो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इस फॉर्मूले द्वारा फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसको क्या करना है, आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। ध्यान रखना, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका ही यहाँ पे क्या कंजुगेट आएगा, यहाँ पे Z1 है तो यहाँ पे Z1 बार आएगा और यहाँ पे Z2 है तो यहाँ पे Z2 बार आएगा। तो इसका जो सारणिक बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में संख्या होंगी Z1, Z2, Z3 और सेकंड में उनके कंजुगेट होंगे और थर्ड में जो भी प्रत्येक जो भी एंट्री होगी मतलब जो अवयव होगा वो क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि किससे मिलकर बना है, इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए माना A of Z1, B of Z2 व C of Z3 व C of Z3 त्रिभुज ABC के कोई 3 शीर्ष है। ठीक भाई, त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष है या फिर त्रिभुज ABC के क्या है, त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तब इन शीर्षों से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है भाई, तब इन शीर्षों से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है।
निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, तो वो सूत्र दे दिए, क्या है वो सूत्र? डेल्टा बराबर मॉडुलस ऑफ 1/4 इंटू डिटर्मिनेंट Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार 1। ठीक है, ये तो क्या जो बाहर वाला साइन है वो तो किसका है? मॉडुलस का, और अंदर वाला साइन है वो किसका? डिटर्मिनेंट का। ठीक है भाई, तो आप ये अगर 3 बिंदु दे गए हैं तो वो तीनों बिंदु क्या है? किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो आप उसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या नाम से? सरल रेखा। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो भी देख लीजिए। ठीक भाई, स्ट्रेट लाइन के बाद आपके नेक्स्ट आता है क्या नाम से? टॉपिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो वो देखिए सरल रेखा। ठीक भाई, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। ठीक है भाई, तो सरल रेखा का समीकरण देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको सरल रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको अब की बार क्या किस फॉर्म में फाइंड आउट करना है? अब की बार आपको कोई कोऑर्डिनेट नहीं देगी, कोई आपको ना तो आपको कोई ढाल दिया गया है, ना ही आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई। अब की बार आपको किसके अंदर फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपको 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, या फिर 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे, जिनमें से एक तो होगा आपका क्या? एक तो होगा आपका ए स्मॉल ए, जो कि क्या होगा? जो कि होगा आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है भाई, जो कि क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा। और एक आपको कौन सी संख्या लेनी है? स्मॉल बी, जो कि क्या होगा? जो कि होगा आपका रियल नंबर। ठीक है भाई, जो कि क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में जब भी आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिफाइन करना है तो आपको किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट की और साथ साथ रियल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये दोनों पता है तब आप सरल रेखा का समीकरण क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में सरल रेखा का समीकरण होगा a z बार प्लस a बार z प्लस b बराबर 0। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप इसके द्वारा लिख सकते हो। ठीक भाई, इसके द्वारा लिख सकते हो, जहां पे z क्या है? जहां पे z है x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या है? z बार बराबर है x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा हुआ तो देखो यहाँ पे आपने एक क्या लिया? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो इस कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर। ठीक भाई, इसको आप क्या मान लीजिए? अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और ये b तो क्या कोई रियल नंबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं b प्लस आयोटा 0। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू रिप्लेस करके देख लो, जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? वो कार्तीय निर्देशांक में सरल रेखा का समीकरण आएगा। कार्तीय निर्देशांक में सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का एक समीकरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी चेक कर लीजिए। ठीक है, ये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो भी चेक कर लीजिए। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू रिप्लेस करो अल्फा इनटू आयोटा बीटा। जेड बार की वैल्यू क्या है? x माइनस आयोटा वाई। इसी प्रकार ए बार की वैल्यू क्या है? अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू ये हो जाएगा आपका क्या? x प्लस आयोटा वाई प्लस बी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे अल्फा x हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया? अल्फा x हो गया, तो ये हो गया 2 अल्फा x। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयोटा इंटू आयोटा कितना होगा? आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और माइनस पहले से ही तो क्लियर हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे आएगा बीटा वाई और यहाँ पर भी क्या आएगा? बीटा वाई, तो ये जाएगा 2 बीटा वाई। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू माइनस आयोटा वाई और यहाँ पे अल्फा इंटू प्लस आयोटा वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार आयोटा बीटा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा एक्स हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस बी। अब आप क्या कीजिए यहाँ पे? अब आपको यहाँ पे 2 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा ये, या फिर आप ऐसे कीजिए इस 2 अल्फा को मान लीजिए ए, एक्स एज इट इज रहने दीजिए, 2 बीटा को मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए आप सी। तो ये किसका इक्वेशन आ जाएगा? ये कार्तीय निर्देशांक में सरल रेखा का
समीकरण। ठीक भाई, तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दो नंबर लेने पड़ेंगे जिनमें से एक तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। कहने का मतलब है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये इसका मान हमेशा हर स्थिति में सेम रहेगा, और ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इन दोनों की सहायता से सरल रेखा का समीकरण किस प्रकार से लिख सकते हो, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी। ठीक है।